तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब लाइव सेशंस। तो आप सभी को पता है कि करंटली अभी यहाँ पे यूट्यूब पर आरपीएससी असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए जो आरपीएससी पर्टिकुलरली आईएफएस आपके लिए लेक्चर सीरीज़ रहा है, जिसमें सुबह 11 बजे बॉटनी की सीरीज़ चलती है एंड शाम को 5 बजे जूलॉजी की सीरीज़ चलती है। तो उसमें आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऋषभ सर, नमस्ते कविता, गुड इवनिंग ऋषभ सर, गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग सानू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि जूलॉजी के एनिमल फिजियोलॉजी में पूछा जाता है। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी से कम क्वेश्चंस आते हैं, उसके फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर करिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग स्नेहा। सो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सो जनरली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और हर एक जो एक्टिव सेल होता है वो, या जो हम बोलते हैं जो लिविंग सेल होता है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और फाइनली रेस्पिरेशन के बाद वो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करने का होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन हम लेंगे एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे। तो वो तो चलो ईच एंड एवरी सेल, वो हर एक सेल करता तो है हमारी बॉडी में, बट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गई है जिसमें एक मीडिएटर आता है, ब्लड। ब्लड क्या करेगा, ब्लड के अंदर आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कि जो एक कैरियर की तरह काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड एक कैरियर की तरह काम करता है कि वो सारे के सारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को, जो सारे के सारे टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फाइनली लंग्स तक पहुंचाता है कि लंग्स सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे हमारी बॉडी से। सिमिलरली लंग्स ऐसा है कि वो सारा का सारा ऑक्सीजन, नॉट सारा का सारा बट एक पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को वो वी कैन से ब्रीथ इन करेंगे, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन से प्रिंसिपल पे, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के प्रिंसिपल में जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर में प्रेजेंट है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा। फाइनली ब्लड स्ट्रीम, बिकॉज ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो जो ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन जो है, जो कि हीमोग्लोबिन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन फाइनली टिश्यूज तक पहुंचता है। हर एक जो टिश्यूज है, हर एक जो सेल है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचता है। फिर वो ऑक्सीजन अपना काम करेगा जो भी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसको करना हो, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो अगेन वापस ब्लड पहुंचाएगा पर्टिकुलरली लंग्स तक। तो ये एक जनरल पाथवे होता है जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन जो आता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन क्यों लंग्स से टिश्यूज जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों टिश्यूज से लंग्स तक ही जाता है, वो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड घूमता नहीं रहता है, घूमता ही रहता है, ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है उसी का मेनली यहाँ पे स्टडी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ओके मोनिका, थैंक यू, थैंक यू, इट इज़ वेरी गुड टू हियर। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर जो है उसकी टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी और उसकी वजह से आप क्वालिफाई हुए डीबीटी जेआरएफ। इट इज़ वेरी ग्लैड टू हियर। गुड इवनिंग दीपेंद्र, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग अल्पना, गुड इवनिंग प्रतिमा, गुड इवनिंग दादा सर। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे जो होते हैं क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, उसका बेसिक प्रिंसिपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है। बट उससे पहले थोड़ी एनाटॉमी देख ले, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले थोड़ी एनाटॉमी देख ले, बहुत ही इजी है, इसमें से सच कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है,
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली एपिग्लॉटिस जो अगर हम स्टार्ट करें तो एपिग्लॉटिस एक कवर होता है लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स क्या है? तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है? वो वॉइस बॉक्स है। और उसके ऊपर एज वेल एज विंड पाइप के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और वो एक लीड की तरह काम करता है या फ्लैप की तरह काम करता है कि जो पर्टिकुलर फूड एंड वाटर जो हम खाते हैं या जो पीते हैं वो विंड पाइप में ना चला जाए, विंड पाइप पे सिर्फ विंड जाए और फूड एंड वाटर ना जाए, इसके लिए एक पर्टिकुलर फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके जो विंड पाइप है वो विंड पाइप आगे जाके ट्रैकिया में कन्वर्ट होता, और वो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया इज पर्टिकुलरली द मेन विंड पाइप। ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाके बाइफरकेट होगा, आप देख सकते हो विंड पाइप आगे जाके बाइफरकेट होता है, और वो जो बाइफरकेट होगा वो यूजुअली फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रे के लेवल पे, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रे के सॉरी फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे के लेवल पे यूजुअली बाइफरकेशन होगा। बाइफरकेशन होना मतलब क्या कि एक जो पर्टिकुलर मेन पाइप है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसे हम बाइफरकेशन बोलते हैं, और वो जो दो ब्रांचेस में डिवाइड होंगे उसको हम बोलेंगे ब्रोंकस। बहुत ही बेसिक टर्म्स है, यहाँ पे कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए ट्रैकिया है, आगे जाके ब्रोंकस में वो कन्वर्ट होता है या बाइफरकेट होता है, ब्रांचेस बनाता है, और वो जो ब्रोंकस है फाइनली आगे जाके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में, तो यहाँ पे प्राइमरी ब्रांचिंग, सेकेंडरी ब्रांचिंग, टर्शरी ब्रांचिंग ऐसा होता रहता है। ओके, गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग कविता। ठीक है, ब्रोंकस जो है या एक ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकल्स आगे जाके सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। ओके, सो यहाँ पे गुड इवनिंग काजल। सो यहाँ पे एल्वियोलाई एक रीजन है कि जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए फाइनली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फाइनली वो हम बोल सकते हैं कि लंग्स में एंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली गैस एक्सचेंज होता है आल्वियोली में। सेकंड, दूसरा गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एक गैस एक्सचेंज होता है लंग्स लेवल में आल्वियोलाई में, और दूसरा गैस एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एल्वियोलाई मतलब कि एयर जो हम इनहेल करते हैं, वो एयर जब हम इंस्पायर करेंगे या इनहेल करेंगे उसमें से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा एल्वियोलाई से टिश्यूज में या एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एल्वियोलाई है, जो पर्टिकुलर यूनिट, वो सिर्फ वन सेल थिक होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, सिर्फ एक ही लेयर होती है, एक लेयर ही थिक होता है, ये वन सेल थिक होता है ये एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई सराउंडेड किसके सराउंडेड है? तो वो कैपिलरीज के सराउंडेड है। ये जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज में से आप देख सकते हो एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ब्लड स्ट्रीम में, तो तभी जाके वो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, एंड ब्लड स्ट्रीम में से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा लंग्स के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर। तो एल्वियोलाई ही ऐसी चीज है लंग्स में कि जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है या गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन ही क्यों लंग्स से या एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, उल्टा क्यों नहीं होता है? या कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ब्लड स्ट्रीम से लंग्स में जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहिए ना, अगर वो प्रेजेंट है तो वो उल्टा डायरेक्शन क्यों नहीं होता, या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन क्यों बनाया गया है? ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और वो डिपेंड करता है उनके पार्शियल प्रेशर पे, तो वो भी हम देखेंगे। गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग पूनम, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे देख लिया जो सबसे छोटा यूनिट है एल्वियोलाई, वहां पे गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा, या हम बोल सकते हैं डिफ्यूज होगा, एंड ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्चुअली वापस एल्वियोलाई में डिफ्यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, गैस एक्सचेंज। सो गैस एक्सचेंज में क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड स्ट्रीम, और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फाइनली ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में वो एंटर होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये गैस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई लेवल पे। अब हम पहले फिजियोलॉजी से पहले हम थोड़ा अगेन एक इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, मतलब कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का हम थोड़ा यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। गुड इवनिंग वर्षा, यहाँ पे हम मैकेनिज्म देख लेंगे। इंस्पिरेशन मतलब कि इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना, इनहेलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इनहेलेशन की अवधि, ड्यूरेशन जो है वो होता है 2 सेकेंड, एंड एक्सहेलेशन ब्रीथिंग आउट, सांस को बाहर निकालना, एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन जो है वो 3 सेकेंड का होता है, राइट। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला के फाइनली बनता है एक ब्रीथिंग साइकिल। ठीक है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन को दोनों को मिला के एक ब्रीथिंग साइकिल बनता है, और एक ब्रीथिंग साइकिल कितने सेकंड का रहता है, 5 सेकंड का। तो फिर हम ब्रीथिंग रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रीथिंग रेट मतलब कि हमने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली, राइट, ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 5 सेकंड का एक ब्रीथिंग साइकिल होता है तो नंबर ऑफ साइकिल्स 1 मिनट में कितने रहेंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 60 डिवाइड बाय 5। अगर हम 60 सेकंड्स गिने तो ये कितना हुआ, 12 साइकिल्स या 12 ब्रीथिंग साइकिल्स पर मिनट। ठीक है, तो यूजुअली हम 1 मिनट में 12 से 15 बार हम सांस लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक ब्रीथिंग साइकिल, एक इंस्पिरेशन मतलब कि एक ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, जनरली जिसको हम टाइडल ब्रीथिंग बोलते हैं, कि अगर आप अभी सिर्फ सुन रहे हो मुझे, आप सुन रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप में जो पर्टिकुलर आप बैठे हो और यहाँ पे टाइडल ब्रीथिंग हो रही है, आपको पता नहीं है कि आप सांस ले रहे हो, बट हाँ आप सांस ले रहे हो, आप ब्रीथिंग इन कर रहे हो, ब्रीथिंग आउट कर रहे हो। जैसे आप कॉन्शियस हो जाओगे कि अच्छा आप ब्रीथिंग इन एंड आउट कर रहे हो, तब जाके आप शायद आपकी ब्रीथिंग साइकिल में या ब्रीथिंग रेट में फर्क आ सकता है। बट ब्रीथिंग साइकिल जो है वो जनरली 5 सेकेंड होती है, 2 सेकेंड ब्रीथिंग इन एंड 3 सेकेंड ब्रीथिंग आउट। तो ब्रीथिंग इन के टाइम क्या क्या चेंजेस होंगे, तो डायफ्राम जो है, डायफ्राम मसल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट जैसे डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा, नीचे का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स के नीचे का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। गुड इवनिंग अरोसा, गुड इवनिंग राजीव। लंग्स के नीचे का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट एक्सपांड होगी, मतलब कि यहाँ पे रिब्स जो है वो राइज करेंगे, बाहर की तरफ आएंगे, एंड पर्टिकुलरली थोरेसिक वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं या लंग वॉल्यूम जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज होगा। ब्रीथिंग आउट में क्या होगा, ब्रीथिंग आउट में डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका बेस है लंग्स का वो वापस उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि रिब्स वापस राइज होने की जगह वापस वो सेटल डाउन हो जाएगी, एंड फाइनली ब्रीथिंग आउट में थोरेसिक वॉल्यूम या लंग वॉल्यूम है वो वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आप सांस को अंदर लेते हो तो यहाँ पे आपकी लंग वॉल्यूम या थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ती है, सांस जब आप बाहर छोड़ते हो तब वो कम होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। ओके, गुड इवनिंग सोनी। सो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन या जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये 5 सेकंड का होता है। अब हम मेन फिजियोलॉजी पे आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा प्रिंसिपल देख ले कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, अब कोई बता सकता है डिफ्यूजन क्या है और गैसेस क्यों डिफ्यूज करते हैं?
कोई बता सकता है क्या है डिफ्यूजन? यस, एनीवन? डिफ्यूजन क्या है? इट इज द क्या होगा? और गैसेस क्यों डिफ्यूज करते हैं? जैसे मैंने बोला उसका डायरेक्शन ऑक्सीजन लंग्स से अल्वेओलाई से होते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से फाइनली वो टिश्यूज में जाता है, हर एक सेल में वो जाता है, जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है वहां तक वो जाता है। ठीक है, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वहां तक वो पहुंचता है। तो क्यों पहुंचता है? लीना ने बोला है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यस करेक्ट लीना, थोड़ा और स्पेसिफाई आप करिएगा, थोड़ा और एक्यूरेट डेफिनेशन दीजिएगा। बाकी आप करेक्ट है, आपका कॉन्सेप्ट सही है। परेश गुड इवनिंग। यस रविंद्र करेक्ट, हायर कॉन्सेंट्रेशन गोज टू लोअर। अनुकृति डाउन द ग्रेडियंट गैस फ्लो, करेक्ट। सो डिफ्यूजन इज फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हुआ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, और यही जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यही एक्चुअली डिसाइड करता है कि कौन से गैस को कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, हमने अगर सांस ली तो क्यों ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं जाएगा, तो ये ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन। अब यहाँ पे जो हमारे पार्शियल प्रेशर की बात करूं, पार्शियल प्रेशर गैसेस के टर्म में, एक गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो वो क्या है? ये होता है प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में। और यहाँ पे हम मिक्सचर किसको बोलेंगे? एयर को बोलेंगे। एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाकी सारे दूसरे छोटे मोटे गैसेस भी है। तो अगर पूरे मिक्सचर जो एयर है, अगर एयर में से इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यस एवरीवन करेक्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। राजीव सही है, प्रतिमा सही है। ओके, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे कि जो इतने मिक्सचर में से हम एक गैस जो लेंगे, मान लो कि सिर्फ ऑक्सीजन हमने लिया, तो उसका पार्शियल प्रेशर, उसका जो प्रेशर रहेगा पूरे मिक्सचर में, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। अब ऑक्सीजन जो है वो पूरे एयर का कितना परसेंट होता है? तो वो होता है 21%। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर, पहली बात तो प्रेशर ऑफ एयर कितना होता है? mm ऑफ hg में अगर हम बोले तो प्रेशर ऑफ एयर होता है 760 mm ऑफ hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये होता है एयर का नॉर्मल प्रेशर। एयर का एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसमें से हमारा ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है? राइट, पूरा जो एयर है जो कि सारा मिक्सचर से बना है, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो पर्टिकुलरली क्या कितना प्रेशर देता है, तो या उसका प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो अगर हम देखें तो उसे जो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, वो कितना होगा? 21%। पूरे एयर का वो कितना कंस्टिट्यूट होता है? तो वो है 21%। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 21% ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, तो वो कितना होगा? 21% ऑफ 760, ये कितना होगा? 21% ऑफ 760। अगर आप चेक करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अराउंड 159 से 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। ठीक है, इसका मतलब कि पूरे एयर में सिर्फ ऑक्सीजन को अगर हम कंसीडर करें, ऑक्सीजन को ही सिर्फ हम गिने, तो वो उनका प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर 159 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी ऑफ मर्क्यूरी। ओके, वैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम गिन सकते हैं, वैसे ही दूसरी चीजों का भी हम गिन सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज पता चल गई आपको पार्शियल प्रेशर क्या है। राइट, अब यही पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम बात करेंगे हमारे डिफ्यूजन जो कि बॉडी में होता है, कि बॉडी में क्या होता है। तो आप देखो ऑक्सीजन हर एक केस में, मतलब हर एक अलग अलग कंडीशन में उसका पार्शियल प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे कि
एयर में मैंने बोला, एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg। ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर है 95 mm ऑफ Hg। सारा कुछ दिया गया है इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। वैसे ही टिश्यूज में होता है वो भी 40 mm ऑफ Hg होता है। वेरस कार्बन डाइऑक्साइड का देखो तो एयर में 0.3 होता है, एल्वियोलाई में अराउंड 40 होता है। ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो बट वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो, उसमें 45 होता है। आप देख सकते हो ऑक्सीजन से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कम होता है 40, जरा भी नहीं होता ऐसा नहीं है बट वो कम होता है। वेरस टिश्यूज में वो कितना होता है 45 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन पर्टिकुलरली उसके प्रेशर ग्रेडियंट या उसके पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज जो अमाउंट होती है उसमें वो डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहां से होते हुए सबसे कम पार्शियल प्रेशर पे वो जाएगा ऑक्सीजन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर है वहां से वो कम में जाएगा। तो जैसे ही अगर हम सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड हम हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है बट ऑक्सीजन जाता है। तो वो क्यों जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg एयर पे है, उसके बाद वो जाएगा ऑब्वियसली आल्वियोलाई में, आल्वियोलाई से वो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम में एंड फाइनली वो टिश्यूज में डिफ्यूज होगा। तो उनका जो डिफ्यूजन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से होते हुए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है। आप देख सकते हो पहले वो एयर से हुए आल्वियोली में जाएगा, आल्वियोली से वो कहाँ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फाइनली वो टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। और टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यू का मेन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है टिश्यू लेवल पे, वहां पे भी एक गैस एक्सचेंज होगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा वो टिश्यू से होते हुए कहाँ जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। उसके साथ साथ फाइनली वो एल्वियोलाई में होते हुए फाइनली एटमॉस्फेरिक एयर में जाएगा, ठीक है। तो यही उसका डायरेक्शन वो मतलब डायरेक्शन वो डिसाइड करता है उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। कि यहाँ पे जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है उससे फिर कम पार्शियल प्रेशर में वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि अच्छा ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ ही जाना है। जैसे ही वो पर्टिकुलर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फाइनली जैसे ही वो टिश्यू के संपर्क में आएगा तो वहां पे ऑलरेडी कम mm ऑफ Hg है, टिश्यू में तो बहुत ही कम है। तो 95 mm ऑफ Hg से फाइनली वो कहाँ पे जाएगा 40 mm ऑफ Hg जो है वहां पे वो जाएगा। तो अलोंग इट्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो जो ग्रेडियंट बनाता है वो। ये बात आपको समझ में आई। अब यही सेम चीज हम देखेंगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिक्स डिफ्यूजन इक्वेशन से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स डिफ्यूजन। अब ये जो फिक्स डिफ्यूजन जो है, अगेन फिक करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो कितने तेजी से डिफ्यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में मॉलिक्यूल है वो कितनी तेजी से डिफ्यूज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन कौन से चीजें या कौन कौन से कंडीशन रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिसाइड करता है, तो वो करता है उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट है, वो तो अपने हर एक गैस पे ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ऑक्सीजन है तो उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कुछ अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कुछ अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, वो सारी चीजें डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। डी C1 क्या है, C1 इज द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, C2 क्या है, इट इज द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। आप देख सकते हो इसका मतलब C2 जो है अगर जितना कम होगा C2 और C1 जितना ज्यादा होगा उतना रेट बढ़ेगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखो C2 जितना कम या फिर C1 जितना ज्यादा, या हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो बनाया हुआ है वो जितना ज्यादा होगा डिफरेंस उतना ही तेजी से डिफ्यूजन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अब मान लो कि मैं ऑक्सीजन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर एयर की यहाँ पे है जैसे अल्वियोलाई में यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे बात है, ऑक्सीजन
अगर मान लो कि एल्वियोलाई के अंदर है तो C1 कौन सा होगा और C2 कौन सा होगा? यस, C1 कौन सा होगा, C2 कौन सा होगा? और ऑक्सीजन अगर एल्वियोलाई के अंदर है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो अंदर है, तो C1 कौन सा होगा ऑक्सीजन का और C2 कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन को जाना है एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में, तो ऑक्सीजन के लिए जो C1 होगा वो होगा एल्वियोलाई, हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां पे प्रेजेंट है? तो वो प्रेजेंट है वी कैन से इन ब्लड स्ट्रीम। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो C1 है वो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई में वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का, और वो वही पर्टिकुलरली डायरेक्शन फॉलो करेगा। एक्स क्या है? एक्स है डिस्टेंस ऑफ सेपरेटिंग द टू रीजन्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेटिंग द टू रीजन्स, के दोनों जो डिफ्यूजन हो रहा है एक से दूसरी जगह पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको हम एक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या होगा, ये जो है पूरा डिस्टेंस उसको हम एक्स बोलेंगे। और इसीलिए कैपिलरी सिर्फ एक वॉल की बनी होती है, सिर्फ एक ही सेल की वॉल की बनी होती है। और वैसे ही एल्वियोलाई भी जो है वो भी एक सेल की ही थिक होती है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला में भी है, जितना ज्यादा डिस्टेंस अगर होगा उतना ही कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, फॉर्मूला में ही आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच के जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कम नहीं करना है, हमें हो सके उतनी आसानी से डिफ्यूजन हो जाए तो वो बेटर रहता है कि भाई ऑक्सीजन भी ठीक से एक्सचेंज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक से एक्सचेंज हो गया, राइट। ये हम लंग्स के लेवल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके साथ साथ डिस्टेंस, अगर मान लो कि x ये जो है x, ये अगर x हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो उसकी वजह से डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा, और इसलिए नेचर में बहुत ही छोटे एंड सिर्फ एक सेल का ही थिक बनाया है वो एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज को भी, ठीक है। तो यह हुआ फिक्स डिफ्यूजन फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसके डिपेंडेंट ये सारा डिफ्यूजन होगा, ओके। अब हम आते हैं मेनली कि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, लंग्स में अगर हो गया एक्सचेंज, तो लंग्स में अगर एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाता है, तो एल्वियोलाई से वो जाएगा ऑक्सीजन। अगर हम लंग्स की बात करें तो वो ऑक्सीजन जाएगा स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में। अब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे के सारे सेल्स तक पहुंचेगा, कैपिलरीज से होते हुए सारे के सारे सेल्स तक वो पहुंचेगा, जिसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसको हम बोलेंगे। अब ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को मतलब ये ब्लड में कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, टिश्यूज में वो कैसे जाता है वो हम देखेंगे। फिर टिश्यूज में अगेन वापस जब एक्सचेंज होता है, वापस जब वो टिश्यूज में एक्सचेंज होता है तो टिश्यूज में क्या एक्सचेंज होगा, टिश्यूज में एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस एंटर होगा ब्लड स्ट्रीम में, ऑक्सीजन जाएगा एंटर होगा टिश्यूज में, और टिश्यूज में से फाइनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड स्ट्रीम वापस पहुंचती है लंग्स को। तो ये जो लंग्स को वापस पहुंचती है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है लंग्स के एल्वियोलाई में। तो ये जो सारा ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है ये आपको पता होना चाहिए, किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, सॉरी ट्रांसपोर्ट होता है, एंड यहाँ पे एक्सचेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो यही हम देखते हैं कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हम ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक्निकली कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होंगे।
तो ऑब्वियसली टिश्यू से होते हुए वो पहुंचेंगे लंग्स तक, ठीक है। टिश्यूज से पहुंचते हैं वो लंग्स तक, और यहाँ पे ब्लड जो है वो एक कैरियर की तरह काम करेगा, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि टिश्यूज जो है, जो भी सेल रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने देखा था टिश्यूज में 45 mm ऑफ Hg कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेर एज डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40% होता है, ठीक है। सॉरी 40 mm ऑफ Hg यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है। तो ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। कौन से डायरेक्शन में? सेल से होते हुए वो जाएगा, एंटर होगा ब्लड स्ट्रीम में। अब यहाँ पे देखो ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर होता है आरबीसी में, राइट। आरबीसी में वो एंटर होता है, रेड ब्लड सेल्स में वो एंटर होगा, क्योंकि ब्लड किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है और रेड ब्लड सेल का बना होता है। तो दोनों में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है? कैन एनीवन टेल? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही टिश्यू से एंटर होगा ब्लड स्ट्रीम में, वो कौन कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? यस बताइए। हेलो दीप्ति, हेलो मृदुलता, कौन कौन से फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा? यस, यूजुअली 3 फॉर्म होते हैं। 3 फॉर्म होते हैं, ये 3 फॉर्म के नाम बताइए, कौन कौन से फॉर्म है? एक मैं बता देता हूं, एक होता है सबसे कम होता है, वो होता है डिजॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। डिजॉल्व्ड फॉर्म मैंने बता दिया, जो कि पूरे जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी में, उसका अबाउट 5% ट्रांसपोर्ट वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में होता है। उसके अलावा कौन से फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा? डिजॉल्व मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद वो फिर ट्रांसपोर्ट करता रहेगा जहां भी उसको पहुंचना है। उसको ऑब्वियसली लंग्स तक ही पहुंचना है, बट वो बॉडी से जहां टिश्यू से निकला है वहां से लंग्स तक तो वो पहुंचे, राइट। खुशबू, यहाँ पे अगेन आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिस्टेक कर दिया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं आएगा यहाँ पे, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन आएगा, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तब ये होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो पर्टिकुलरली कंफ्यूज हो जाता है। सबसे ज्यादा या सबसे कॉमन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फॉर्म होता है बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है HCO3- के फॉर्म में, ठीक है। यस, वेरी गुड अजय, वेरी गुड कविता, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो बनता है। सेकेंड फॉर्म होता है दैट इज कार्बेमिनो। सेकेंड फॉर्म होता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी नहीं बट कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। बाइकार्बोनेट ऑलमोस्ट 90% जितना वो जो ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, वेरेस बाकी का जो 5% बचा हुआ है वो होगा कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन में। तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन में यूजुअली हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन के पास अमाइनो ग्रुप्स होंगे, राइट। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और प्रोटीन के पास अमाइनो ग्रुप्स होंगे, तो उसकी वजह से क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बना देगा और इसको हम बोलेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसको हम बोलेंगे कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, सो दिस इज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। वेरेज बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो बाइकार्बोनेट क्या होगा? यस, कविता वैष्णव करेक्ट, बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा कॉमनली ट्रांसपोर्ट होता है। बाइकार्बोनेट क्या है? ये यहाँ पे एक हाल्डेन इफेक्ट बताएगा। अब जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या है, टिश्यू से होते हुए वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, और ब्लड स्ट्रीम में काफी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी में चला जाता है, रेड ब्लड सेल्स में वो चला जाता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कार्बेमिनो इरेज कर रहा हूं,
ठीक है। सो यहां पे ये एक आरबीसी है, मान लो कि ये हमारा ब्लड स्ट्रीम का आरबीसी है, और दूसरी साइड क्या है, तो दूसरी साइड है टिश्यू। दूसरी साइड क्या प्रेजेंट है, तो टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे टिश्यू या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वो सारा कुछ प्रेजेंट है, एंड एक साइड पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज के अंदर, और ये हुआ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही एंटर होगा टिश्यूज से, वो एंटर होता है आरबीसी में। आरबीसी में वो एंटर होगा रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल में वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में क्या प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल में वो वाटर से मिलके, और एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, उससे मिलके ये कैटालाइज करता है और वो कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनिक एसिड में। बाइकार्बोनिक एसिड फाइनली डिसोसिएट होगा प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट में, ठीक है। तो यहां पे ये मेन कॉन्सेप्ट है, और यही बाइकार्बोनेट है कि जो जिस फॉर्म में ये क्या है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल के अंदर जैसे मैंने बोला कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। इसको मैं सी लिख रहा हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, कैटालाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, वो कैटालाइज करेगा बाइकार्बोनिक एसिड में, और ये जो बाइकार्बोनिक एसिड है वो फाइनली डिसोसिएट होंगे, प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन में। वो डिसोसिएट होंगे प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो प्रोटॉन है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो हीमोग्लोबिन एक्चुअली कंज्यूम कर लेता है, ओके। यहाँ पे प्रोटॉन हीमोग्लोबिन कंज्यूम कर लेता है, वेरेज बाइकार्बोनेट जो है वो वापस रिलीज हो जाता है प्लाज्मा में। इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा बफर कैपेसिटी बताता है, ओके। सो ये आपको पता चला कौन सा होगा, बाइकार्बोनेट, कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन एंड डिसॉल्व फॉर्म, ये तीन चीज है। आप ये जो बाइकार्बोनेट है यही एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है कि जो कि ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ही फाइनली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स में वो वहां पे वापस डिफ्यूजन होगा, लंग्स में डिफ्यूजन होगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा वापस, सॉरी बाइकार्बोनेट आयंस वापस कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड फाइनली वो वहां से रिलीज हो जाएंगे एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज हुआ टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड स्ट्रीम में, और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बात कर ली, ओके। वैसे ही अगर हम बात करें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन में कौन कौन से फॉर्म में होता है, अभी बोलिए कौन कौन से फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म है, 3 फॉर्म है, कितने फॉर्म है इसका। खुशबू, बफर जो होता है, बफर एक्चुअली क्या है, वो एक स्पेसिफिक केमिकल हम बोल सकते हैं, या कोई भी एक कंपाउंड या रिएजेंट बोले कि जो एक्चुअली खुद हम बोल सकते हैं उसकी एबिलिटी है कि वो पीएच को चेंज में ज्यादा या कम डिफरेंस बनाने ना दे, ओके। या हम उसको बोल सकते हैं कि उसको ज्यादा चेंज ना करवाए। जैसे हम यहाँ पे मैं बोलूं कि प्रोटॉन बढ़ गया, अब आप यहाँ पे देखिए खुशबू, यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही वो कन्वर्ट होगा बाइकार्बोनिक एसिड में, बाइकार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा उतना ही जो पर्टिकुलर प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही ज्यादा बनता है प्रोटॉन, करेक्ट। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ब्लड एसिडिक हो जाएगा,
अगर मान लो प्रोटॉन फ्री होता तो ब्लड एसिडिक हो जाता, बट हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो प्रोटॉन को बाइंड करा देता है या प्रोटॉन से बाइंड हो जाता है। यहाँ पे वो प्रोटॉन से बाइंड होके पीएच को पीएच को डिक्रीज नहीं करवा देता, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे उसको वो मेंटेन करके रखता है, उसको एक स्टेबिलाईज करके एक लिमिट में स्टेबिलाईज करके रखता है, तो उसे हम बफर बोलते हैं। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह एक्ट करता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए ब्लड में, क्योंकि अगर प्रोटॉन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, वो पीएच उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर पीएच डिक्रीज हो गया तो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड का स्पेसिफिक पीएच, एक फिजियोलॉजिकल पीएच कितना है, अराउंड 7.4 है, ठीक है, थोड़ा अल्कली होता है। तो इसलिए अगर प्रोटॉन बढ़ गए तो उसकी वजह से ब्लड का पीएच कम हो जाना चाहिए, बट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन एक्चुअली प्रोटोनेट हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटोनेट हो जाता है, या वो प्रोटॉन के साथ बाइंड करके वो पीएच को स्टेबिलाईज करके रखता है, राइट, पीएच को वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे रखता है, तो उसको हम बफर बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में कौन कौन से फॉर्म में रहेगा? यस अजय, ऑक्सीजन जो स्टोरिंग मायोग्लोबिन होता है मसल में होता है, चलो ये तो बेसिक चीज है, ये तो आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो। कौन कौन सा होता है? ओके अजय, एलोस्टेरिक जो होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए होता है, वेरी गुड, एक सिग्मोइडल काइनेटिक्स फॉलो करता है, एंड माइकलिस मेंटेन मायोग्लोबिन हाइपरबॉलिक काइनेटिक्स फॉलो करता है, चलो ये भी सही है। मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से फॉर्म में करेगा? ओके पिंकी ने बोला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, खुशबू ने भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला है, यस करेक्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो करेगा। एंड दूसरा है डिजोल्व फॉर्म में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अराउंड 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में करेगा, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और जो दूसरा है वो क्या होगा, डिजोल्व फॉर्म में वो करेगा। डिजोल्व फॉर्म मतलब प्लाज्मा में डायरेक्टली वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। डिजोल्व फॉर्म जो है वो अराउंड 3%, तो दो फॉर्म्स आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन एंटर हुआ ब्लड स्ट्रीम में, एल्वियोलाई से वो एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही वो स्पेसिफिक टिश्यू जहां पे उसको जाना है कि टिश्यू में चलो उसको एंटर होना है, तो यहाँ पे तो एफिनिटी की वजह से ऑक्सीजन तो बाउंड है हीमोग्लोबिन के साथ, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है तो ऑक्सीजन को रिलीज भी करवाना है, करेक्ट। अब यहां पे देखिए अगेन पर्टिकुलर आरबीसी है, अगर आरबीसी के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो कैरी कर सकता है। और आई गेस पहले किसी ने बोला था कार्बोक्सी यस खुशबू आपने बोला था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड अगर कर दे तो वो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और इसकी वजह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड हो गया हीमोग्लोबिन से, और वो ज्यादा एफिनिटी से बाइंड होता है, और अराउंड 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की जो कैपेबिलिटी या एफिनिटी है वो 200 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो ज्यादा एफिनिटी किसके साथ वो शो करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा एफिनिटी शो करेगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सो कैरिंग कैपेसिटी, या वी कैन से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन वो कम हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अब हीमोग्लोबिन तो चलो यहाँ पे जनरल केस की बात कर रहा हूँ, जैसे वो टिश्यू लेवल पे पहुंचेगा, टिश्यू लेवल पे क्या है, टिश्यू लेवल पे ब्लड स्ट्रीम, और दूसरी साइड क्या है, तो टिश्यूज प्रेजेंट है,
टिश्यू जो है वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होके कैसे जाएगा? जैसे ही वो बॉडी के सेंटर में पहुंचेगा, मेरा क्वेश्चन ये है, बॉडी के सेंटर में अगर वो पहुंचेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकल के एफिनिटी लूज करके वो टिश्यू में कैसे पहुंचेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। अब बोले इसका आंसर, या उसको अगर मैं रिफ्रेश करूं दूसरी भाषा में अगर उसको बोलूं या दूसरे वे में उसको अगर बोलूं तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम होके ऑक्सीजन की अनलोडिंग होके वो ब्लड स्ट्रीम से फाइनली टिश्यू में कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन? क्योंकि जैसे ही वो लंग से टिश्यू में पहुंचा तो टिश्यू के अंदर भी वो जाना चाहिए, करेक्ट? अगर वो टिश्यू के अंदर जाएगा तभी जाके हमें टिश्यू का जो मेन काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होगा कि टिश्यू के अंदर पहुंचा है तो क्या होगा? ओके, डिफ्यूजन तो होगा पवित्र, फाइन, डिफ्यूजन तो है ही कि वो तो पार्शियल, वो तो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि ओके डिफ्यूजन जो है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा तो उसकी, बट मेरा कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन से वो डिटैच कैसे होगा? हीमोग्लोबिन के साथ वो यहाँ पे बाइंड है, यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो वो हीमोग्लोबिन से डिटैच कैसे होगा? अनलोडिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे एक टर्म आता है, कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? बोर्स इफेक्ट, जो कि उल्टा होता है जो हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के टाइम पे, उसको हम बोलते थे हेल्डेन इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे बोर्स इफेक्ट। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, राइट? और बहुत ही अच्छी एफिनिटी के साथ बाइंड होता है, बट वो जैसे टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू लेवल तक पहुंचा तो वो टिश्यू के अंदर कैसे जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ उसकी एफिनिटी कैसे लूज करेगा? ठीक है, ये तो चलो मान लिया कि वो हीमोग्लोबिन के साथ, वो तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस की वजह से वो तो डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यहां से यहां वो जाएगा, बट हीमोग्लोबिन के साथ कैसे वो यहाँ पे वी कैन से कि अनलोडिंग कैसे होगी? हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी डिक्रीज कैसे होगी? तो यहाँ पे होता है कि क्योंकि हमें पता है कि टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। पार्शियल प्रेशर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, वैल्यूज हमने देखी थी, टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर। सो हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रेजेंट इन टिश्यू, करेक्ट? अगर टिश्यू में ज्यादा पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से क्या होगा? अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, तो ये हमने देखा, ये जो हमने बोला था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली डिसोसिएट होगा किसमें? बाइकार्बोनेट में और प्रोटॉन में। प्रोटॉन क्या करेगा? तो ये प्रोटॉन एक्चुअली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। प्रोटॉन्स, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, सो एट टिश्यू लेवल मोर प्रोटॉन्स विल बी, इसलिए मैंने यहां पे बोला था कि वो बफर की तरह एक्ट करता है। ये एक हिंट भी था कि ये अनलोडिंग भी करवाता है कि मोर प्रोटॉन्स विल बी प्रेजेंट। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे, और हीमोग्लोबिन जब प्रोटोनेट होता है तो उसका कन्फॉर्मेशन, जो उसका 3D कन्फॉर्मेशन है, उसकी 3D जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है, और इसकी वजह से बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन टू हीमोग्लोबिन। अब वो हीमोग्लोबिन कहां से आया? तो भाई हीमोग्लोबिन तो लंग से ही आया है ना, या हम बोल सकते हैं कि लंग से होते हुए वो जो ब्लड स्ट्रीम है वो आई है, तो ऑब्वियसली वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, करेक्ट? वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स टू हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन विल चेंज इट्स कन्फॉर्मेशन। यहां पे उसका जो 3D कन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? दिस लीड्स टू डिक्रीज इन एफिनिटी, ठीक है? दिस लीड्स टू डिक्रीज इन एफिनिटी। अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, कहां पे? टिश्यू लेवल पे। उसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा एसिडिक है, या पीएच लो है। यस, करेक्ट अजय, पीएच लो है, प्रोटॉन्स है। और प्रोटॉन्स क्या करेंगे? तो प्रोटॉन्स आप देखो कि यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन अगर प्रोटोनेट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके 3D स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। 3D स्ट्रक्चर में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन की कैरिंग जो एफिनिटी है वो लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके 3D स्ट्रक्चर के ऊपर ही, वो 3D स्ट्रक्चर के जो डिपेंडेंट ही उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी होती है, जिसको हम टी स्टेट एंड आर स्टेट बोलते हैं। अगर वो टी स्टेट में है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा नहीं होगी, अगर आर स्टेट में अगर है तो वो ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी बताएगा। एनीवेज, यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है कि इनिशियली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी बताता था जब वो लंग्स से आता था। जैसे ही वो टिश्यू तक पहुंचा, हमारा मेन काम क्या था कि भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच होके टिश्यू तक तो पहुंचे, बट हीमोग्लोबिन से डिटैच कैसे होता है? तो यहाँ पे एक्चुअली काम, हमारा जो हेल्प है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी हेल्प करता है, और इसी को हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। ठीक है, बोर्स इफेक्ट उसको बोलते हैं। इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक्चुअली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके फाइनली उसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की एफिनिटी लूज हो जाएगी, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। ऑक्सीजन एक बार फ्री हो गया तभी वो डायरेक्शन उसकी वो डिसाइड कर पाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरा पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ब्लड में, टिश्यू में कम है, तो चलो वो टिश्यू में डिफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्टिकुलरली होता है, राइट। आर स्टेट, यस करेक्ट पवित्र, आर स्टेट मतलब रिलैक्स स्टेट, जहां पे ज्यादा एफिनिटी होती है, 10 स्टेट पे कम होती है। सो यहाँ पे ये मेनली होता है कि हीमोग्लोबिन और प्रोटॉन अगर बाइंड हो गए या हीमोग्लोबिन प्रोटोनेट हो गया तो फिर ऑक्सीजन फाइनली टिश्यूज के अंदर पहुंच जाएगा। ये सब यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर होता है तब डिटैचमेंट हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफिनिटी के बेसिस पे यहाँ पे होता है और 3D कन्फर्मेशन चेंजेस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एफिनिटी के हिसाब से हमें एक डिसोसिएशन कर्व रेडी किया है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड है उसकी सैचुरेशन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके प्लॉट में एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रेडी किया है। और ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, अगर उसमें राइट शिफ्ट आ जाए, वो जो कर्व है, कर्व आपको कैसा मिलेगा? जैसे बताया था किसने, आई गेस अजय ने बताया था पहले कि वो पर्टिकुलरली, यस अजय ने ही बताया था कि वो पर्टिकुलरली एलोस्टेरिक होता है, या सिग्मोइडल बोलो, या फिर उसको एलोस्टेरिक बोलो, या फिर उसको कोऑपरेटिव बोलो, कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। मायोग्लोबिन कैसा शो करेगा? तो मायोग्लोबिन जस्ट ऐसे हाइपरबोलिक, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो होती है हाइपरबोलिक, वैसे शो करेगा। बट हमें इसकी नहीं देखनी है मायोग्लोबिन की, जस्ट हीमोग्लोबिन की हम देख लेते हैं क्या होगा हीमोग्लोबिन में। तो जैसे मैंने बोला सिग्मोइडल काइनेटिक्स वो शो करता है, कोऑपरेटिविटी शो करता है। एंड यहाँ पे अगर राइट शिफ्ट होगा, अगर ये कर्व में राइट शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि एफिनिटी रिड्यूस हो रही है। राइट शिफ्ट अगर होगा तो एफिनिटी रिड्यूस हो रही है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो वो एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, अगर राइट शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज हो रही है। अब आयरनी यहाँ पे देखो कि यार हमें टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, तब वहां पे तो हमें एफिनिटी कम ही करवानी है, तभी जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिटैच होगा। अगर अगर हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही टाइटली बाउंड है तो भाई वो निकलेगा ही नहीं, तो टिश्यू में अंदर जाएगा ही कैसे? ठीक है, तो हमें उसकी एफिनिटी को रिड्यूस करवाना है। हमें जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है उसको हमें निकालना है, उसके एफिनिटी को रिड्यूस करवाना है। तो वो क्या, कहाँ पे पहुंचेगा? वो तभी जाके वो टिश्यू में पहुंचेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड एफिनिटी में क्या होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब भी वो एफिनिटी रिड्यूस होगी। मतलब कौन कौन से कंडीशन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो एक ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है, अगर उनका भी पर्टिकुलर वी कैन से, उनका भी अगर
इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो भी एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर प्रोटॉन इंक्रीज्ड है, ये तो हमने देख ही लिया, प्रोटॉन अगर इंक्रीज्ड है जिसको हम बोर इफेक्ट बोलते हैं, प्रोटॉन अगर इंक्रीज्ड वे स्टेट में है तो भी एफिनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो उसके अलावा इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीज्ड पीएच, अगर पीएच डिक्रीज हो गया तो भी एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। और लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या, लेफ्ट शिफ्ट में ऑक्सीजन एक्चुअली रेडिली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। प्रियंका गुड इवनिंग, आप लेट हो गए हो, आप ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हो और आपने यहाँ पे देखा। एनीवेज कोई बात नहीं, आप पहले से वापस देखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग भी है, बट आई होप आप सभी को पता चल रहा है। अगर पता चल रहा है तो कमेंट्स में यस बोलिएगा। मैंने तो यहाँ पे चलो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि मैं फ्लो में गया था, बट आई होप आप सभी को पता चला होगा कि ये क्या है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ओके, सो लेफ्ट शिफ्ट जो है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, एफिनिटी इंक्रीज होगी, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, डिक्रीज्ड क्या होगा, प्रोटॉन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि पीएच इंक्रीज होगा, पीएच इंक्रीज होगा, राइट। ओके, गुड विशु, गुड अल्पना, चलो अच्छा है, अगर आपको समझ आ रहा है देन इट इज ऑब्वियसली फ्रूटफुल फॉर मी ऑल्सो। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है, तो ये आप भूलना मत, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है या ग्राफ है, ये ग्राफ को आप भूलना मत। अगर राइट शिफ्ट है तो क्या क्या कंडीशंस होगी कि जो एफिनिटी को रिड्यूस करवाता है, और अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो क्या क्या कंडीशंस होगी कि जो एफिनिटी को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, तो अब हमेशा ये भी मत सोचिएगा, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन को रेडिली बाइंड करवाना है तो एफिनिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी अच्छी होनी चाहिए, बट लंग्स में होनी चाहिए, टिश्यू लेवल पे उसकी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से हीमोग्लोबिन से बाउंड है तो फिर वो टिश्यू के अंदर कैसे जाएगा, वो ब्लड में ही रह जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पे ये मेन चीज है जिसको हम बोर इफेक्ट बोलते हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बोर इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली तभी जाके ऑक्सीजन वो एंटर होगा, राइट। सो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बोले तो हमने मेन कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे कैसे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे होता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये जो चीज है इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, अभी आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि इन बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, क्या होगा इसका आंसर, यस यस कविता, लेफ्ट साइड डिक्रीज टेम्परेचर, यस डिक्रीज इन 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट एंड डिक्रीज इन प्रोटॉन, उसकी वजह से होगा। ठीक है, प्रतिमा हम ट्राई करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम ये पर्टिकुलर पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, बट हो सके तो आप इसको पीडीएफ की जगह, बिकॉज हमने काफी सारी चीजें और मैंने वर्बली भी बोली है, तो इसलिए हो सके तो उसको आप डाउनलोड कर लो ये वीडियो को पहले, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, तो एक शांति से कोई भी एक पर्टिकुलर डे चूज करके उसको डाउनलोड कर लो और फिर ऑफलाइन देखो। ओके, अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, आई थिंक यहाँ ये वीडियो को डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं है, तो लो वॉल्यूम में देखो, लो पर्टिकुलर सॉरी वी कैन से लो क्वालिटी पे देखो। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इन बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, क्या होगा। ओके, पिंकी बोल रहे हैं 2 या बी, कृति ने बोला है 1 और उसके अलावा बाकी सब ने बोला है 2। ओके, कविता वर्मा भी 2, प्रिया भी 2, खुशबू भी 2, कमलेश भी 2, यस 2 इज करेक्ट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कृति 1 नहीं होगा, एल्वियोलाई ओनली क्यों होगा, एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज अगर लंग्स में हो रहा है या एल्वियोलाई में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, तो फाइनली वो जब टिश्यू पे पहुंचेगा तब भी वापस गैसेस का एक्सचेंज तो होगा ही ना। तो मुजीबुद्दीन 1 कैसे होगा, अगेन जैसे मैंने बोला एल्वियोलाई पे तो होता है गैसेस का एक्सचेंज, बट
वो जो ऑक्सीजन जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ उसको वापस टिश्यू में तो जाना है, टिश्यू में पहुंचते, और टिश्यू का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में जाना है, तो वहां पे भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बोथ एल्वियोलाई एंड टिश्यूज। ठीक है, 2 विल बी द आंसर। यस एवरीवन, जिन्होंने भी 2 या बी बोला है वो करेक्ट है। इसका आप बोलिए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ, क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ। मैंने पहले भी बोला था, ये हमने डिस्कस भी किया है, क्या होगा इसकी कैरिंग कैपेसिटी, कैसे होगी? यस, मुजीबुद्दीन 3, पिंकी भी 3 बोल रहे हैं, अजय भी 3 बोल रहे हैं, लीना भी 3 बोल रहा है। सो यस इट इज करेक्ट। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अगर वो बाइंड हो गया तो फिर ऑक्सीजन ठीक से फिर बाइंड नहीं होगा, और ऑक्सीजन अगर ठीक से बाइंड नहीं होगा तो जो ओवरऑल एक हीमोग्लोबिन जो 4 कार्बन डाइऑक्साइड 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता था, उसकी जगह वो ठीक से कैरी नहीं कर पाएगा 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पूरा सैचुरेट हो जाता था वो। सो यस एवरीवन करेक्ट, गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज, चलो इसका आंसर अभी तो आपको पता ही चल गया, इसका आंसर क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने क्लियर कर दिया है कि ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्म है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब हम उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो उसको हम कार्बेमिनोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, कार्बेमिनोफॉर्म। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन ब्लड एज डिजॉल्व फॉर्म, डिजॉल्व गैस में, कार्बेमिनो में, कार्बोक्सी में या बाइकार्बोनेट में, क्या आएगा? यस क्या आएगा? खुशबू, टाइडल वॉल्यूम है कि जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, टाइडल वॉल्यूम यूजुअली 500 ml होता है। अभी आप यहाँ पे शांति से ये सेशन सुन रहे हो, आप नॉर्मली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हो। ये जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट जो कर रहे हो वो आधा लीटर का आप एयर है वो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हो, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कि ये एक नॉर्मल, जहां पे आप एक्स्ट्रा फोर्स ब्रीथिंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद जब आप एक फोर्स ब्रीथिंग करते हो, फोर्स ब्रीथिंग में आप और भी ज्यादा इनहेल करते हो, फोर्स्ड एक्सेलेशन में और भी ज्यादा एक्सेल करते हो। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो हम बोलते हैं कि जो आप बैठे बैठे अभी कर रहे हो, ये जनरल टर्म में मैंने बोला। राइट एवरीवन, अच्छा सभी का आंसर है। एक हनुमान सिंह को छोड़ के सभी का आंसर है 4। ओके, तो यस करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है हनुमान सिंह, मैंने पहले ही बोला 1 आंसर नहीं आएगा, 4 इज द आंसर। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जैसे बोला अराउंड 90% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है, ये भी मैंने बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम होता है, जिसकी वजह से वो बाइकार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। राइट, और ये बाइकार्बोनिक एसिड में फाइनली फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ओके। सो यहां पे पर्टिकुलरली ये बाइकार्बोनेट इज द आंसर, 4th ऑप्शन इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, और उसके अलावा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका हमने क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लिया। सो आई होप आप सभी को पता चला होगा कि क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आप देख सकते हो एनाटॉमी पे सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट हाँ उसके फिजियोलॉजी कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट कैसे फॉर्म में होता है, क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये वापस ये लेक्चर को देखना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करना। आपके फ्रेंड्स जो भी आरपीएससी का पढ़ रहे हैं वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए या फिर एसीएफ के लिए जो पढ़ रहे हैं
उनको भी ये लिंक शेयर करिएगा और उनको भी बोलिएगा कि जो भी आगे लाइव सेशंस होंगे वो अटेंड करें, आप भी अटेंड करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही अपडेट्स हम ऐसे ही सेशंस आपके लिए हम लेते रहेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू।